नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद एवी में। साथियों, हम आज सीटेट टेट और टेट एग्ज़ाम्स में आने वाले सामान्य अध्ययन के अंतर्गत 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, जो आपके पिछले कई एग्ज़ाम्स में आए भी हैं, जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो आगामी भी परीक्षा में आने की पूर्ण संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अभ्यास। आज का पहला प्रश्न है, मिशनरी शिक्षा नीति का भारत पर क्या दीर्घकालिक प्रभाव पड़ा? आपका ऑप्शन ए भारतीय भाषाओं का पुनर्जागरण, ऑप्शन बी अंग्रेजी माध्यम से पश्चिमी विचारधारा का प्रसार, ऑप्शन सी धार्मिक एकता बढ़ी, ऑप्शन डी शिक्षा का निजीकरण कम हुआ। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, अंग्रेजी माध्यम से पश्चिमी विचारधारा का प्रसार। यही मिशनरी शिक्षा नीति का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। अगले प्रश्न पर आते हैं, सामाजिक न्याय का सही अर्थ निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए केवल आर्थिक समानता, ऑप्शन बी सभी वर्गों को अवसर, सम्मान और अधिकारों में समानता, ऑप्शन सी केवल शिक्षा की समानता और ऑप्शन डी केवल महिला सशक्तिकरण। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, सभी वर्गों को अवसर, सम्मान और अधिकारों में समानता। यही सामाजिक न्याय का सही अर्थ है। तो आपका ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, अमृतसर हत्याकांड का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा? ऑप्शन ए कांग्रेस कमजोर हुई, ऑप्शन बी अहिंसक आंदोलन के प्रति जन समर्थन बढ़ा और ब्रिटिश शासन के प्रति आक्रोश फैला, ऑप्शन सी मुस्लिम लीग मजबूत हुई और ऑप्शन डी स्वराज्य दल का गठन हुआ। तो इसका सही जवाब होगा आपका जो अमृतसर हत्याकांड का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा, अहिंसक आंदोलन के प्रति जन समर्थन बढ़ा और ब्रिटिश शासन के प्रति आक्रोश फैला। तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, मौर्य काल में अशोक का धम्म नीति क्या दर्शाती है? ऑप्शन ए साम्राज्य विस्तार की नीति, ऑप्शन बी नैतिक आचरण, सहिष्णुता और सर्वधर्म समभाव की नीति, ऑप्शन सी सैन्य शक्ति की वृद्धि, ऑप्शन डी राजकोष की स्थिरता। तो इसका सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन बी, नैतिक आचरण, सहिष्णुता और सर्वधर्म समभाव की नीति ही मौर्य काल में अशोक के धम्म नीति यही दर्शाती है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, राष्ट्रवाद की भावना किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए भाषाई समानता, ऑप्शन बी साझी सांस्कृतिक पहचान और एकता की भावना, ऑप्शन सी राजनीतिक शक्ति की लालसा और ऑप्शन डी धार्मिक विस्तार। तो इसका सही जवाब होगा साथियों आपका ऑप्शन बी, साझी सांस्कृतिक पहचान और एकता की भावना ही राष्ट्रवाद की भावना है। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारत का विभाजन किन प्रमुख कारणों से हुआ? ऑप्शन ए सांप्रदायिकता और अलग चुनाव प्रणाली, ऑप्शन बी शिक्षा नीति की असफलता, ऑप्शन सी संविधान सभा की अस्वीकृति और ऑप्शन डी ब्रिटिश राज की आर्थिक नीति। तो भारत का विभाजन किन प्रमुख कारणों से हुआ? तो इसका सही जवाब होगा जो वो है ऑप्शन ए, सांप्रदायिकता और अलग चुनाव प्रणाली की वजह से। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारतीय संविधान में प्रस्तावना को संविधान का आत्मा क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए क्योंकि यह नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख करती है, ऑप्शन बी क्योंकि यह संविधान के उद्देशिकाएं और आदर्शों की दिशा बताती है, ऑप्शन सी क्योंकि यह राष्ट्रपति की शक्तियों को सीमित करती है, ऑप्शन डी क्योंकि यह न्यायपालिका की सर्वोच्चता को दर्शाती है। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, क्योंकि ये संविधान की उद्देशिकाएं और आदर्शों की दिशा बताती हैं। यही भारतीय संविधान में प्रस्तावना का मूल मंत्र है, इसलिए इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारत के संविधान में समानता के अधिकार का व्यावहारिक अर्थ क्या है? ऑप्शन ए सभी को समान आय देना, ऑप्शन बी सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता देना, ऑप्शन सी सभी धर्मों को समाप्त करना और ऑप्शन डी सभी वर्गों को विशेष आरक्षण देना। तो भारत के संविधान में समानता के अधिकार का व्यवहारिक अर्थ क्या है? ऑप्शन बी सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता देना, यानी ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, संविधान सभा का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? ऑप्शन ए ब्रिटिश शासन को बनाए रखने के लिए, ऑप्शन बी स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने के लिए, ऑप्शन सी विधान परिषद बनाने के लिए और ऑप्शन डी राज्यपालों का चयन करने के लिए। तो इसका सही जवाब होगा स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने के लिए ही संविधान सभा का गठन किया गया था। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, हरित क्रांति का सबसे बड़ा सामाजिक प्रभाव क्या रहा? ऑप्शन ए भूमिहीन किसानों की स्थिति सुधरी, ऑप्शन बी ग्रामीण असमानता में वृद्धि हुई और ऑप्शन सी औद्योगिक रोजगार बढ़ा
और ऑप्शन डी कृषि क्षेत्र का पतन हुआ। तो इसका सही जवाब जो होगा, सामाजिक जो प्रभाव पड़ा वो क्या हुआ, ग्रामीण असमानता में वृद्धि हुई। कोई बहुत ही अमीर होता गया और कोई जो जिनके पास जो भूमिहीन किसान थे उनके पास गरीबी होती गई। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, ग्रामीण असमानता में वृद्धि हुई। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 11, मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी एसडीआई किन 3 प्रमुख मापदंडों पर आधारित होता है। ऑप्शन ए जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय स्तर। ऑप्शन बी रोजगार, पर्यावरण और व्यापार। ऑप्शन सी संस्कृति, राजनीति और पर्यटन। ऑप्शन डी जनसंख्या, निर्यात और रक्षा बजट। तो इसका सही जवाब होगा मानव विकास सूचकांक जो 3 प्रमुख मापदंड हैं वो क्या है आपका, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय स्तर। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पर आते हैं, पंचायती राज प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ क्या है। ऑप्शन ए राज्य की सत्ता का केंद्रीकरण। ऑप्शन बी स्थानीय प्रशासन में जनता की भागीदारी और जवाबदेही बढ़ाना। और ऑप्शन सी राजस्व की हानि। ऑप्शन डी राज्यपाल की शक्ति बढ़ाना। तो पंचायती राज प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ क्या है, स्थानीय प्रशासन में जनता की भागीदारी और जवाबदेही का बढ़ना, यही सही है पंचायती राज प्रणाली। तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 13, मानसून प्रणाली भारत की अर्थव्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित करती है। ऑप्शन ए यह केवल शहरी जलवायु को प्रभावित करती है। ऑप्शन बी कृषि उत्पादन, जल संसाधन और ग्रामीण आय का निर्धारण करती है। ऑप्शन सी यह केवल तापमान नियंत्रित करती है। ऑप्शन डी यह औद्योगिक उत्पादन बढ़ाती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कृषि उत्पादन, जल संसाधन और ग्रामीण आय का निर्धारण करती है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 14, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेस की भूमिका क्या थी। ऑप्शन ए केवल सरकार के प्रचार के लिए प्रयुक्त हुआ। ऑप्शन बी राष्ट्रीय चेतना, आलोचनात्मक विचार और राजनीति जागरूकता का प्रसार किया। ऑप्शन सी सामाजिक विभाजन बढ़ाया। ऑप्शन डी राज्य की नीतियों को गोपनीय रखा। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, राष्ट्रीय चेतना, आलोचनात्मक विचार और राजनीति जागरूकता का प्रसार किया। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 15, गांधी जी का ग्राम स्वराज किस प्रकार की शासन प्रणाली का आदर्श था। तो ऑप्शन ए केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था। ऑप्शन बी जन भागीदारी पर आधारित विकेंद्रीकृत शासन। ऑप्शन सी सैन्य नियंत्रण व्यवस्था। और ऑप्शन डी राजतंत्र आधारित शासन। तो गांधी जी का जो ग्राम स्वराज था वो किस प्रकार की शासन प्रणाली का आदर्श था, यानी ऑप्शन बी जन भागीदारी पर आधारित विकेंद्रीकृत शासन था। अगले प्रश्न पर आते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। ऑप्शन ए भारत के कृषि क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा बढ़ी। ऑप्शन बी विदेशी पूंजी निवेश और व्यापार उदारीकरण को प्रोत्साहन मिला। ऑप्शन सी कृषि पर करों में वृद्धि हुई। ऑप्शन डी स्थानीय उद्योग कमजोर हुए। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, विदेशी पूंजी निवेश और व्यापार उदारीकरण को प्रोत्साहन मिला, यानी ऑप्शन बी सही जवाब होगा आपका। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 17, वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन से विकासशील देशों के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है। ऑप्शन ए शिक्षा का प्रसार। ऑप्शन बी स्थानीय उद्योगों का अस्तित्व संकट। ऑप्शन सी रोजगार के अवसर बढ़ना। और ऑप्शन डी सांस्कृतिक विविधता बढ़ना। तो वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन से विकासशील देशों के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है, इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, स्थानीय उद्योगों का अस्तित्व संकट में हो जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, 1857 के विद्रोह को पहला स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहा जाता है। ऑप्शन ए क्योंकि यह केवल सैनिक विद्रोह था। ऑप्शन बी क्योंकि इसमें भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों ने भाग लिया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ राष्ट्रीय चेतना का उदय हुआ। ऑप्शन सी क्योंकि यह ब्रिटिश व्यापारियों के खिलाफ था। ऑप्शन डी क्योंकि यह केवल आर्थिक कारणों से हुआ। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों ने भाग लिया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ राष्ट्रीय चेतना का उदय हुआ, इसलिए 1857 के विद्रोह को पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में लिए गए पूर्ण स्वराज प्रस्ताव का क्या महत्व था। ऑप्शन ए यह कांग्रेस की विभाजन रेखा थी। ऑप्शन बी यह पहली बार भारत की स्वतंत्रता की मांग का औपचारिक संकल्प था। ऑप्शन सी यह संविधान संशोधन से संबंधित था। और ऑप्शन डी ये गांधी इरविन समझौते का हिस्सा था। तो
इसका सही जवाब होगा ये पहली बार भारत की स्वतंत्रता की मांग का औपचारिक संकल्प था, लाहौर अधिवेशन 1929। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 20। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए नागरिकों को सरकार के अधीन बनाना, ऑप्शन बी राज्य को सर्वोच्च बनाना, ऑप्शन सी नागरिकों को मनमानी सत्ता से सुरक्षा देना और ऑप्शन डी अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाना। इसका सही जवाब होगा आपका भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या है? आपका ऑप्शन सी नागरिकों को मनमानी सत्ता से सुरक्षा देना यानी तानाशाही से सुरक्षा देना, यही भारत में संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार यही दर्शाते हैं। प्रश्न नंबर 21। साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है? अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे समय समय पर आपको यहाँ पर जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियो आपसे आपके प्रैक्टिस के लिए डाले जाएं वो आपको मिल सकें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आप इसका फ़ायदा उठा सकें और साथ ही साथ शेयर कर दें अपने साथियों को, जिससे वो भी इसका लाभ ले सकें। आते हैं प्रश्न नंबर 21। ग्लोबलाइजेशन का भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर सबसे बड़ा प्रभाव क्या रहा? ऑप्शन ए खेती पर पारंपरिक तकनीक का प्रयोग बढ़ा, ऑप्शन बी ग्रामीण हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, ऑप्शन सी कृषि उत्पादों की कीमतें स्थिर हो गई और ऑप्शन डी ग्राम पंचायतों की शक्ति घट गई। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी ग्रामीण हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा ग्लोबलाइजेशन का। अगले प्रश्न पर आते हैं, यानी आपके इसका आंसर बी सही होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, सामाजिक स्त्रीकरण का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए समान समाज की रचना, ऑप्शन बी समाज में व्यक्तियों का वर्गों और स्तरों में विभाजन और ऑप्शन सी आर्थिक समानता, ऑप्शन डी सामाजिक सुरक्षा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी समाज में व्यक्तियों का वर्गों और स्तरों में विभाजन ही सामाजिक स्त्रीकरण है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 23। भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए केवल सार्वजनिक क्षेत्र का विकास, ऑप्शन बी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का संयुक्त विकास, ऑप्शन सी पूंजीवाद की समाप्ति, ऑप्शन डी समाजवाद का पूर्ण रूप। तो भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है आपका ऑप्शन सही होगा बी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का संयुक्त विकास, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारत में जलवायु परिवर्तन का कृषि पर दीर्घकालिक प्रभाव क्या हो सकता है? ऑप्शन ए फसलों की उत्पादकता और पैदावार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, ऑप्शन बी सूखा और बाढ़ की घटनाओं में वृद्धि से खाद्य सुरक्षा पर खतरा बढ़ेगा, ऑप्शन सी केवल रबी फसलों पर प्रभाव पड़ेगा, ऑप्शन डी फसलों की विविधता में वृद्धि होगी। तो इसका सही जवाब होगा साथियों आपका ऑप्शन बी सूखा और बाढ़ की घटनाओं में वृद्धि से खाद्य सुरक्षा पर खतरा बढ़ेगा अगर जलवायु परिवर्तन इसी तरह से होती रही। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 25। भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता क्या है जो इसे अमेरिका की संघीय प्रणाली से अलग करती है? ऑप्शन ए राज्यों को पूर्ण स्वायत्तता दी गई है, ऑप्शन बी संघ के पास अधिक शक्तियां हैं, ऑप्शन सी राज्यपाल को केंद्र द्वारा चुना जाता है, ऑप्शन डी राज्यों का संविधान स्वतंत्र है। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी संघ के पास अधिक शक्तियां हैं, यही भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 26। सामाजिक परिवर्तन की गति किन कारकों से प्रभावित होती है? आपका ऑप्शन ए केवल आर्थिक विकास से, ऑप्शन बी शिक्षा तकनीक सांस्कृतिक मूल्य और राजनीतिक नेतृत्व से, ऑप्शन सी धर्म परिवर्तन से और ऑप्शन डी भौगोलिक स्थिति से। तो साथियों इसका सही जवाब होगा आपका सामाजिक परिवर्तन की गति किन कारकों पर निर्भर करती है, किन्हें प्रभावित होती है, किनसे प्रभावित होती है? शिक्षा तकनीक सांस्कृतिक मूल्य और राजनीतिक नेतृत्व से। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 27। संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका क्या होती है? आपका ऑप्शन ए सरकार का समर्थन करना, ऑप्शन बी सरकार की नीतियों की समीक्षा और संतुलन बनाए रखना, ऑप्शन सी न्यायपालिका का पर्यवेक्षण करना और ऑप्शन डी अध्यक्ष के निर्णय को लागू करना। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी सरकार की नीतियों की समीक्षा और संतुलन बनाए रखना ही संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 28। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये नारा किसने दिया था और इसका भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका सही जवाब आपको बताना है। ऑप्शन ए भगत सिंह, सशस्त्र क्रांति को बल मिला, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, जन चेतना और आत्मनिर्भरता की भावना मजबूत हुई,
ऑप्शन सी महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई और ऑप्शन डी लाला लाजपत राय ब्रिटिश शासन पर आर्थिक दबाव बढ़ा। तो इसका सही जवाब होगा आपका स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा है? बाल गंगाधर तिलक ने। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पर आते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। भारत में भूमि सुधार कार्यक्रमों का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए कृषि उत्पादन घटाना, ऑप्शन बी जमींदारी प्रथा का उन्मूलन और किसानों को भूमि अधिकार देना, ऑप्शन सी औद्योगिक क्षेत्र को भूमि देना, ऑप्शन डी राजस्व संग्रह बढ़ाना। तो भारत में भूमि सुधार कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य क्या था? आपका ऑप्शन बी सही जवाब होगा, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन और किसानों को भूमि अधिकार देना ही भारत में भूमि सुधार का उद्देश्य था। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 30, आज का लास्ट क्वेश्चन। भू राजनीति जियोपॉलिटिक्स शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए भूगोल के राजनीतिक अध्ययन से, ऑप्शन बी किसी देश की भौगोलिक स्थिति का उसके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर प्रभाव, ऑप्शन सी राजनीतिक दलों की संख्या और ऑप्शन डी संवैधानिक प्रावधानों का विश्लेषण। तो साथियों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स पे। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो इसका सही जवाब होगा आपका भू राजनीति शब्द का क्या अर्थ है? इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, किसी देश की भौगोलिक स्थिति का उसके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर प्रभाव। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। तो साथियों, ये रहे आपके आज के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण सामान्य अध्ययन के प्रश्न, जो आपकी आगामी परीक्षा में 100% यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। धन्यवाद साथियों।